एवरीवन। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा था और हाइपोथैलेमस के साथ ही हमारा फोर ब्रेन के अंदर जो डायंसीफेलॉन वाला हिस्सा था उसके चार अलग अलग हिस्से जिसमें थैलेमस हाइपोथैलेमस का महत्वपूर्ण रोल होता है, उनके फंक्शंस और उनके एनाटॉमी के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम बात करते हैं फोर ब्रेन के बाद एनाटॉमिकल पार्ट में अगला हिस्सा आता है मिड ब्रेन का। अब मिड ब्रेन की एनाटॉमी हम समझने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मिड ब्रेन जो है यह भी अपने आप में एक न्यूरॉन्स के मिलने से, न्यूरॉन्स के काफ़ी ग्रुप बनाने से बनने वाली संरचना होती है। अब न्यूरॉन्स का अरेंजमेंट अगर मिड ब्रेन के अंदर हम समझें तो मिड ब्रेन के अंदर भी एक विशेष पैटर्न में इनका अरेंजमेंट देखने को मिलता है, मीन्स इनर लेयर और आउटर लेयर। अब जैसा कि हमने अन्य ऑर्गन्स में भी पढ़ा था कि इनर एंड आउटर में कहीं पर सेल बॉडी इनर आउटर रहते हैं, कहीं पर एक्सॉन्स इनर हैं, कहीं एक्सॉन आउटर हैं, उस प्रकार से। तो यहाँ मिड ब्रेन की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को अगर देखें तो उसके इनर पार्ट के अंदर हमें ग्रे मैटर देखने को मिलेगा, जबकि आउटर पार्ट के अंदर हमें वाइट मैटर देखने को मिलने वाला है। अब ग्रे मैटर, वाइट मैटर, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ग्रे मैटर नाम आते ही समझना है कि वहाँ एक्यूमुलेशन ऑफ सेल बॉडीज है और सेल बॉडीज ग्रे इसलिए अपीयर हो रही है क्योंकि उनके अंदर निसल्स ग्रेन्यूल्स नाम का कंटेंट प्रेजेंट है। जबकि हमने कहा कि वाइट मैटर, और वाइट मैटर अगर जहाँ पर भी लिखा है इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ पर एक्सॉन्स प्रेजेंट हैं, और एक्सॉन्स वाइट इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर फॉस्फोलिपिड की माइलिन शीथ जो है वो प्रेजेंट होती है। तो हमने मिड ब्रेन के बारे में पहली जानकारी पढ़ी कि न्यूरॉन्स का बना हुआ है। अब बात करते हैं कि मिड ब्रेन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं माइनर जिन्हें हम मिड ब्रेन के अंदर देखते हैं। सबसे पहला हिस्सा होता है दैट इज द टेक्टम। तो मिड ब्रेन के अंदर पहला हिस्सा तो होता है टेक्टम, दूसरा हिस्सा होता है सेरेब्रल पेडंकल, दूसरा हिस्सा होने वाला है सेरेब्रल पेडंकल, और तीसरा हिस्सा होता है टेगमेंटम। तो यहां हमने मिड ब्रेन की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में जो तीन हिस्से हमें दिखाई देते हैं उनके बारे में हमने कहा, पहला टेक्टम, दूसरा सेरेब्रल पेडंकल और तीसरा होता है टेगमेंटम। टेक्टम के अंदर टेक्टम वाले हिस्से को दो टुकड़ों में डिवाइडेड किया गया है। एक तो होता है सुपीरियर कैनेलिकुलाई और दूसरा होता है दैट इज इंफीरियर कैनेलिकुलाई। तो यहां एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में हमने लिखा कि आपका टेक्टम नाम की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर दो एनाटॉमिकल हिस्से हैं। पहले को हम सुपीरियर कैनेलिकुलाई बोलते हैं, दूसरे को हम इंफीरियर कैनेलिकुलाई बोलते हैं। सेरेब्रल पेडंकल्स जो होता है इसके अंदर भी दो संरचनाएं पाई जाती हैं। पहला तो होता है रेड न्यूक्लियस, पहली स्ट्रक्चर जो है वो होती है रेड न्यूक्लियस, जबकि दूसरी स्ट्रक्चर होती है सबस्टेंशिया नाइग्रा। तो यहां ध्यान दें, पहला तो हो गया रेड न्यूक्लियस और दूसरा होता है सबस्टेंशिया नाइग्रा। अब जब यहां पर सबस्टेंशिया नाइग्रा शब्द लिखा है तो दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये एनाटॉमिकल संरचना तो हमने पहले भी पढ़ी है, सबस्टेंशिया नाइग्रा हमने पहले बेसल गैंग्लिया की संरचना के अंदर पढ़ा था। तो सबस्टेंशिया नाइग्रा का मेजर हिस्सा जो है वो तो बेसल गैंग्लिया के अंतर्गत आता है, और कुछ माइनर उसके रिसेप्टर, कुछ माइनर स्ट्रक्चर जो है वह आपके मिड ब्रेन के अंतर्गत भी आने वाली है। तो अब इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये याद रखना है कि जब भी अगर सवाल पूछा जाए कि सबस्टेंशिया नाइग्रा से संबंधित बीमारी मीन्स जो पार्किंसंस डिजीज है वह मेनली कौन से ऑर्गन की बीमारी है, तब सबस्टेंशिया नाइग्रा को देखकर मिड ब्रेन जवाब न देते हुए इसका मेजर हिस्सा जिस ऑर्गन में है वो आपको जवाब देना है। तो पार्किंसन डिजीज की बात हो तो मेनली वह बेसल गैंग्लिया से संबंधित बीमारी मानी जाती है। तो यहां इस पॉइंट पर ध्यान दें कि सेरेब्रल पेडंकल नाम का जो पार्ट है उसमें एक तो होता है रेड न्यूक्लियस और दूसरा होता है सबस्टेंशिया नाइग्रा। टेगमेंटम को हमने फर्दर टुकड़ों में डिवाइड नहीं किया है। तो यहां ये हो गई मिड ब्रेन के अंदर एनाटॉमिकल संरचना जो हमें दिखाई देती है। एनाटॉमी है, कुछ महत्वपूर्ण हिस्से हैं, उनके नाम पता रखें, तो टेक्टम, सेरेब्रल पेडंकल एंड टेगमेंटम। अब आगे बढ़ते हैं, मिड ब्रेन के कुछ अन्य पहलुओं की बात करें तो मिड ब्रेन का अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि मिड ब्रेन जो होता है वह खुद ब्रेन स्टेम नाम की संरचना में पार्टिसिपेट करता है। अब मिड ब्रेन जो है वह ब्रेन स्टेम के अंतर्गत पार्टिसिपेट करता है।
अब ब्रेन स्टेम क्या है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसा कि हमने शुरुआती क्लासिफिकेशन की बात कही थी, हमने पूरे नर्वस सिस्टम को स्टार्ट में ही क्लासिफाई किया। वहां पर भी जब हिस्सों के नाम लिखे गए थे तब वहां पर कहीं पर भी ब्रेन स्टेम का जिक्र नहीं था। तो इसका मतलब क्या, ब्रेन स्टेम ब्रेन के अंदर किसी पार्ट का नाम नहीं है? यह ऐसे ही किसी एक विशेष पार्ट का नाम नहीं है जैसे हमारे एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन में कहीं पर भी लिम्बिक सिस्टम का नाम नहीं आया था। तो फिर हमने लिम्बिक सिस्टम किसे कहा? जब कुछ ऑर्गन्स साथ में मिलकर किसी विशेष फंक्शंस को परफॉर्म करवाते हैं तो वहां हमने उसे एक लिम्बिक सिस्टम का नाम दिया था। वैसे ही हमारी ब्रेन स्टेम भी होती है। ब्रेन स्टेम ब्रेन के किसी एक व्यक्तिगत टुकड़े का नाम नहीं है। ब्रेन स्टेम भी कुछ ऑर्गन्स के कुछ टुकड़ों के आपस में मिलकर एक विशेष फंक्शंस को परफॉर्म करवाते हैं। उस ग्रुप को हम ब्रेन स्टेम के नाम से जानते हैं। तो ब्रेन स्टेम के अंदर मेनली 3 ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके अंदर पहला महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है दैट इज मिड ब्रेन, दूसरा होता है पॉन्स और तीसरा होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो यहां 3 महत्वपूर्ण ऑर्गन जो हैं ये तीनों मिलकर ब्रेन स्टेम का निर्माण करते हैं और ब्रेन स्टेम कई सारे हमारे शरीर में वाइटल फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार होता है। उसके बारे में आगे जिक्र करेंगे कि मेडुला ऑब्लोंगेटा कौन से वाइटल फंक्शंस रेगुलेट करता है, पॉन्स का क्या महत्व है, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो यहां पता रखें कि ब्रेन स्टेम जो है वह 3 ऑर्गन के मिलने से जो संरचना बनती है उसको कंबाइंडली तौर पर ब्रेन स्टेम कहा गया है, जिसमें पहला ऑर्गन मिड ब्रेन, दूसरा ऑर्गन पॉन्स और तीसरा ऑर्गन जो है वह मेडुला ऑब्लोंगेटा के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा मिड ब्रेन जो है वह इस ब्रेन स्टेम में पार्टिसिपेट करने के साथ साथ कुछ अन्य गतिविधियां भी करता है, जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा मिड ब्रेन जो होता है कुछ क्रेनियल नर्व को ओरिजिनेशन भी देने वाला है। अब क्रेनियल नर्व की बात आती है तो उनका एक जनरल ओवरव्यू पता होना चाहिए कि क्रेनियल नर्व का नाम से ही मतलब क्लियर है कि ऐसी नर्व जो कि ब्रेन से निकलती हो, जो कि क्रेनियम से निकलती हो, उन्हें हम क्रेनियल नर्व के नाम से जानते हैं। तो क्रेनियल नर्व टोटली 12 पेयर्स होते हैं। सभी को इस बारे में जानकारी क्लियर होगी। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि पेयर्स से तात्पर्य यह है कि यह जोड़े में होती हैं। अगर कोई एक नर्व ब्रेन से निकलकर लेफ्ट की तरफ जाती है तो एक सेम नर्व राइट की तरफ भी जाने वाली है। तो हमारी क्रेनियल नर्व जो है 12 जोड़े में होती हैं, 12 पेयर्स में होने वाली हैं। अब इन 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व के अंदर से हमारा मिड ब्रेन जो होता है वह कुछ नर्व को ओरिजिनेशन देता है, और वह कौन कौन सी नर्व हैं? दैट इज द 3rd एंड 4th क्रेनियल नर्व। अब तीसरी और चौथे नंबर की जो क्रेनियल नर्व हैं उनका ओरिजिनेशन जो है वो हमारे मिड ब्रेन से होता है। तो यहाँ 3rd और 4th के नाम भी पता रखें। 3rd नर्व होती है ऑक्यूलोमोटर नर्व और 4th नर्व होती है ट्रॉक्लियर नर्व। तो यहाँ ऑक्यूलोमोटर और ट्रॉक्लियर नर्व जो होती हैं वह दोनों ब्रेन के अंदर जो बीच वाला मिड ब्रेन वाला हिस्सा है वहां से निकलकर शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचने वाली हैं। तो यहाँ अब अगर हम ओवरऑल तौर पर ये देखें कि मिड ब्रेन का विशेष महत्व क्या रहता है, तो मिड ब्रेन के अंदर फंक्शंस का जिक्र करें तो फंक्शंस अब तक पढ़ी गई एनाटॉमी के आधार पर याद रखें। पहला महत्वपूर्ण फंक्शन तो ये हो गया कि यह ब्रेन स्टेम के अंदर पार्टिसिपेट करता है, मीन्स यह कुछ अन्य ऑर्गन के साथ मिलकर ब्रेन स्टेम बनाकर कुछ वाइटल फंक्शंस को रेगुलेट करता है। तो पहला फंक्शन तो ये हो गया कि यह ब्रेन स्टेम के अंदर पार्टिसिपेट करता है, और दूसरा फंक्शन ये होता है कि यह क्रेनियल नर्व को ओरिजिनेशन देता है। अब क्रेनियल नर्व को ओरिजिनेशन देकर यह नर्व आगे जाकर शरीर में किन महत्वपूर्ण कामों को रेगुलेट करती हैं तो उसके बारे में भी एक सीधा मतलब समझें। जैसा कि हमने नाम बताए थे, 3rd होती है ऑक्यूलोमोटर नर्व और 4th होती है ट्रॉक्लियर नर्व। इनका फंक्शन जो होता है, इनका मेन काम होता है दैट इज आई बॉल मूवमेंट।
मीन्स यह आई बॉल का मूवमेंट करवाने के लिए जिम्मेदार है। ऑक्यूलो मतलब आई और मोटर मतलब मूवमेंट, तो आई बॉल का मूवमेंट करवाने वाली नर्व ऑक्यूलोमोटर और ट्रॉक्लियर, ये दोनों नर्व मिलकर आई बॉल मूवमेंट के लिए जिम्मेदार हैं, जिनका ओरिजिनेशन हमारे मिड ब्रेन से हुआ था। तो हमने मिड ब्रेन के फंक्शन में लिख दिया कि यह क्रेनियल नर्व को ओरिजिनेशन देकर आई बॉल के मूवमेंट में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। तो यहां तक ये दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण फंक्शन ब्रेन स्टेम के संदर्भ में याद रखें। तो यहां पर हमारी ब्रेन स्टेम से संबंधित एनाटॉमी और उसके महत्वपूर्ण फंक्शन हमने पढ़े। अब आगे बढ़ते हैं एनाटॉमी के अगले पॉइंट की तरफ। फोर ब्रेन हमने डिटेल में पढ़ा, मिड ब्रेन के अंदर भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अब आता है तीसरा पॉइंट, दैट इज हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन मीन्स बैक साइड में जो ब्रेन है उसे हम हिंड ब्रेन का नाम दिया था। हिंड ब्रेन की एनाटॉमी भी आप देखें जो हमने शुरुआत में क्लासिफाई किया था, तो हिंड ब्रेन को भी हमने दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया था। मीन्स हिंड ब्रेन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। पहला था मेटेंसीफेलोन और दूसरा था माइलेंसीफेलोन। तो पहला तो हो गया मेटेंसीफेलोन और दूसरा होता है माइलेंसीफेलोन। अब इन दोनों के अंदर कुछ ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। मेटेंसीफेलोन के अंदर हमने दो ऑर्गन्स के नाम पढ़े थे, पहला तो होता है पॉन्स और दूसरा होता है सेरिबेलम। तो पहला हो गया पॉन्स, दूसरा सेरिबेलम, और हमारे माइलेंसीफेलोन के अंदर केवल एक ऑर्गन इन्वॉल्व होता है और वो एक ऑर्गन होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो यहां हमने हिंड ब्रेन की संरचनात्मक क्लासिफिकेशन पढ़ा कि हिंड ब्रेन को हमने मेटेंसीफेलोन और माइलेंसीफेलोन में डिवाइड किया था। मेटेंसीफेलोन के अंदर दो ऑर्गन्स हैं, पहला पॉन्स दूसरा सेरिबेलम, और माइलेंसीफेलोन के अंदर केवल एक ऑर्गन है जिसे हम मेडुला ऑब्लोंगेटा के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दें आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। आगे हम इन तीनों हिस्सों के एनाटॉमिकल संरचना और उनके विशेष फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां हिंड ब्रेन के अंदर हम एक एक टुकड़े को पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा पहला टुकड़ा है मेटेंसीफेलोन, दूसरा टुकड़ा है माइलेंसीफेलोन। तो पहले हम मेटेंसीफेलोन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। अब मेटेंसीफेलोन पढ़ना शुरू करें तो इसमें भी दो ऑर्गन हैं, पहला पॉन्स और दूसरा सेरिबेलम। तो यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं इसके पहले हिस्से के बारे में, और इसके पहले हिस्से का नाम होता है दैट इज पॉन्स। अब बात करेंगे पॉन्स के एनाटॉमी के बारे में। पहली और महत्वपूर्ण जानकारी, इट इज आल्सो ए स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑफ द न्यूरॉन्स। सारी संरचनाएं, ब्रेन के लगभग सभी हिस्से महत्वपूर्ण तौर पर न्यूरॉन्स के ही बने होते हैं। यहां पर हम हर एक पॉइंट के अंदर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हर एक हिस्से में न्यूरॉन्स का अरेंजमेंट किस प्रकार है ये आपको याद रखना, समझना बहुत जरूरी है। हम हर एक ऑर्गन के अंदर इनर लेयर और आउटर लेयर का जिक्र करते आए हैं, तो यहां पर भी हमें पॉन्स नाम की संरचना के अंदर इनर लेयर में और आउटर लेयर में क्या क्या स्ट्रक्चर है वो देखना होगा। यहां पर भी हमें इनर लेयर जो है वो तो ग्रे मैटर देखने को मिलता है और आउटर लेयर जो है वो हमें व्हाइट मैटर देखने को मिलने वाला है। मीन्स पॉन्स की संरचना में बाहर तो एक्सॉन्स होते हैं और उन सभी एक्सॉन्स की जो मेन सेल बॉडीज हैं वह सेंटर पार्ट के अंदर होते हैं, मीन्स इनर पार्ट के अंदर होने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पॉन्स की अगली स्ट्रक्चर, अगली महत्वपूर्ण पॉइंट देखें तो पॉन्स के अंदर एक विशेष प्रकार का सेंटर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं पीएमसी। पॉन्स के अंदर एक विशेष सेंटर पाया जाता है जिसे हम पीएमसी बोलते हैं, और पीएमसी का मतलब होता है पोंटाइन मिक्चुरेशन सेंटर। ध्यान दें, पॉन्स के अंदर जो विशेष एक सेंटर पाया जाता है जिसे हम पीएमसी मीन्स पोंटाइन मिक्चुरेशन सेंटर बोलते हैं। सभी को मिक्चुरेशन शब्द का मतलब पता होगा। मिक्चुरेशन का मतलब होता है यूरिनेशन करना। आप यूरिन पास करते हैं जो कि आपके वॉल्यूंटरी कंट्रोल में आता है। उस मिक्चुरेशन को पास करने के लिए, उस यूरिनेशन की प्रक्रिया को कंट्रोल करने वाला ब्रेन के अंदर जो एक सेंटर पाया जाता है वह पॉन्स के अंदर सिचुएटेड रहता है, और उसी सेंटर को आप केवल मिक्चुरेशन सेंटर भी बोल सकते हैं या उसी को आप पोंटाइन मिक्चुरेशन सेंटर भी बोल सकते हैं। यहां पोंटाइन लिखने का तात्पर्य यह पॉन्स में पाया जाता है, इसलिए इसे पोंटाइन मिक्चुरेशन सेंटर हम बोल सकते हैं। तो ऐसा सेंटर जो हमारे शरीर में यूरिनेशन की प्रक्रिया को रेगुलेट करने वाला है उसे हमने पोंटाइन मिक्चुरेशन सेंटर का नाम दिया है।
अब आगे बढ़ते हैं। पॉन्स के बारे में अगली महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि पॉन्स भी कुछ क्रेनियल नर्व को ओरिजिनेशन देता है, मीन्स कुछ क्रेनियल नर्व पॉन्स वाले पार्ट से भी ओरिजिनेट होती हैं, और वह क्रेनियल नर्व होने वाली हैं द 5th, 6th, 7th एंड 8th। 5वें, 6ठी, 7वें और 8वें नंबर की जो नर्व हैं, यह चारों नर्व जो हैं वह आपके पॉन्स वाले हिस्से से ओरिजिनेट होने वाली हैं। मीन्स 5वीं आपकी ट्राइजेमिनल, 6ठी एब्डुसेंस, 7वीं फेशियल और 8वीं वेस्टिबुलोकॉक्लियर जो नर्व होती है, यह चारों नर्व हैं आपके पॉन्स वाले हिस्से से ओरिजिनेट होने वाली हैं। 3rd और 4th के बारे में हमने पढ़ा था कि वह मिड ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं, और बाकी ये 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं क्रेनियल नर्व जो हैं वो आपके पॉन्स वाले हिस्से से ओरिजिनेट होने वाली हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इन दोनों महत्वपूर्ण कामों के अलावा भी कुछ विशेष काम आपके पॉन्स के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहां तक जो पढ़ा गया है उसके बारे में ध्यान दें। पॉन्स न्यूरॉन्स की बनी संरचना है, इसके अंदर एक विशेष मिक्चुरेशन सेंटर पाया जाता है, क्रेनियल नर्व को ओरिजिनेशन देता है, जिसमें कि 4 क्रेनियल नर्व्स हैं। आगे बढ़ते हैं। पॉन्स जो है यह भी आपका ब्रेन स्टेम के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला ऑर्गन है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ब्रेन स्टेम एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को बोलते हैं जो कि मिलकर किसी वाइटल फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, उसे हमने ब्रेन स्टेम का नाम दिया था। ब्रेन स्टेम में महत्वपूर्ण तौर पर 3 ऑर्गन्स होते हैं, पहला मिड ब्रेन, दूसरा पॉन्स और तीसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो हमारा पॉन्स जो है यह भी ब्रेन स्टेम के अंतर्गत पार्टिसिपेट करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ एसेसरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स पाए जाते हैं। अब ध्यान दें कि हमारे पॉन्स के अंदर कुछ एसेसरी रेस्पिरेटरी सेंटर पाए जाते हैं। अब एसेसरी को समझने के लिए पूरी बात पर ध्यान दें। सबसे पहली बात आती है कि रेस्पिरेटरी सेंटर होता क्या है। पहले इतने पॉइंट को समझें कि रेस्पिरेटरी सेंटर होता क्या है। तो रेस्पिरेटरी सेंटर वह होता है जो कि हमारे शरीर में ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है कि हमें इंस्पिरेशन कब करना है, एक्सपिरेशन कब करना है, कितना करना है, उसके लिए कौन कौन सी मसल का मूवमेंट करवाना है, इन सभी को रेगुलेट करने वाला जो ब्रेन में सेंटर होता है उसे हम रेस्पिरेटरी सेंटर के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि ऐसा सेंटर होता कहाँ है, तो पता होना चाहिए जो प्राइमरी या जो मेन रेस्पिरेटरी सेंटर है तो पाया जाता है हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर। ध्यान दें, अभी हम मेडुला ऑब्लोंगेटा नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां ध्यान दें कि अगर केवल रेस्पिरेटरी सेंटर की बात हो तो मेजर या महत्वपूर्ण रेस्पिरेटरी सेंटर जो होते हैं वह आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा में होते हैं। तो फिर यहां हम पॉन्स के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, तो पॉन्स के अंदर एसेसरी रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं, मतलब कुछ सहायता प्रदान करने वाले सेंटर होते हैं। अब इनमें अंतर समझें। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा वाले क्या करेंगे और पॉन्स वाले रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करेंगे। तो इसका अंतर यह है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर 2 सेंटर होते हैं, एक होता है इंस्पिरेटरी सेंटर, एक होता है एक्सपिरेटरी सेंटर। तो इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी सेंटर जो होंगे वो दोनों एक एक गतिविधि करवाएंगे। इंस्पिरेटरी सेंटर हमारे श्वास अंदर लेने के लिए जिम्मेदार है और एक्सपिरेटरी सेंटर हमें एक्सपिरेशन श्वास बाहर छोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। अब इन दोनों सेंटर्स को कुछ मदद प्रोवाइड करवाने वाले जो सेंटर होते हैं उन्हें हम सहायक रेस्पिरेटरी सेंटर बोलते हैं। तो सीधा अंतर समझें, कंफ्यूजन में ना रहें। सिंपल सवाल, इंस्पिरेटरी होता है तो आंसर होगा मेडुला। एक्सपिरेटरी सेंटर कहां होता है, तो वो भी मेडुला ऑब्लोंगेटा में। तो फिर पॉन्स में कौन से होते हैं, उन दोनों सेंटर की मदद करने वाले कुछ सेंटर पाए जाते हैं जिन्हें हम सहायक रेस्पिरेटरी सेंटर बोलते हैं, जो अंदर पाए जाते हैं। अब बात करेंगे कि ऐसे सहायक रेस्पिरेटरी सेंटर कौन कौन से हैं। तो 2 सहायक रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं, पहला होता है एपन्यूस्टिक सेंटर और दूसरा होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब यहां पर हमने 2 सेंटर के नाम लिखे कि 2 सहायक रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं, पहला एपन्यूस्टिक रेस्पिरेटरी सेंटर और दूसरा होता है न्यूमोटैक्सिक रेस्पिरेटरी सेंटर। अब ध्यान दें, जैसा कि मैं अभी ही बता चुका हूं कि आपसे कहा जाए कि
मेन रेस्पिरेटरी सेंटर कितने हैं? तो आंसर होना चाहिए 2 हैं। ध्यान दें, मेन और वो 2 कौन कौन से हैं? पहला तो होता है इंस्पिरेटरी सेंटर और दूसरा होता है एक्सपिरेटरी सेंटर। एक श्वास अंदर लेने के लिए जिम्मेदार होता है, दूसरा छोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। ये दोनों सेंटर जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर पाए जाते हैं। तो फिर अब इनका महत्व समझते हैं कि यहां पर 2 सहायक रेस्पिरेटरी सेंटर हैं, तो कौन सा सेंटर किसकी मदद करने वाला है यह समझने का तथ्य है। पहली बात करें एपन्यूस्टिक सेंटर के बारे में, तो एपन्यूस्टिक सेंटर जो होता है वह इंस्पिरेटरी सेंटर को बढ़ावा देता है। अब बात आती है कि हमारा एपन्यूस्टिक सेंटर जो है वह किसकी मदद करेगा? वह मेडुला ऑब्लोंग आने वाले इंस्पिरेटरी सेंटर की मदद करेगा, इंस्पिरेटरी सेंटर के काम को बढ़ावा देगा। अब आती है बात कि अगर कोई सेंटर हमारे इंस्पिरेशन श्वास अंदर लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है तो उससे हमारी ब्रीदिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ऐसा करने से हमारी ब्रीदिंग ज्यादा गहरी सांसें होंगी, कम गहरी सांसें होंगी? तो सीधा जवाब सेंस का सवाल है कि अगर हम इंस्पिरेशन ज्यादा करते हैं, अगर हम लंबी श्वास खींचते हैं, इंस्पिरेशन प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है, तो यहां डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ता है। इसका मतलब डीप ब्रीदिंग देखने को मिलती है, ब्रीदिंग का डेप्थ बढ़ता है, श्वास की गहराई बढ़ती है। ये काम होता है हमारे एपन्यूस्टिक सेंटर का। तो एपन्यूस्टिक सेंटर ने इंस्पिरेटरी सेंटर के काम को बढ़ावा दिया, जिससे इंस्पिरेशन की प्रक्रिया बढ़ी, और इंस्पिरेशन की प्रक्रिया बढ़ने से डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, हम लंबी गहरी सांसें लेने लगते हैं, ये सहायता होती है एपन्यूस्टिक सेंटर। अब बात करते हैं कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर का फंक्शन क्या होता है। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है वह इंस्पिरेटरी सेंटर को इनहिबिट करता है। मींस यह इंस्पिरेटरी सेंटर को इनहिबिट करने का काम करता है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा वो समझें। इंस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट हुआ, वो तो जनरली इंस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा में है, यह श्वास अंदर लेने के लिए जिम्मेदार है। तो जब हम श्वास अंदर लेने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं तो ज्यादा एक्सेस इंस्पिरेशन ना हो, उस केस में न्यूमोटैक्सिक सेंटर आकर इंस्पिरेटरी सेंटर को इनहिबिट कर देता है, जिससे क्या होगा, श्वास अंदर लेने की प्रक्रिया रुक जाएगी। अब अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर ज्यादा एक्टिव हो जाए, बार बार काम करने लग जाए, तो क्या होगा, जैसे ही हम इंस्पिरेशन शुरू करेंगे हर बार आकर न्यूमोटैक्सिक सेंटर उसे इनहिबिट करेगा, और ऐसा करने से हमारी श्वास लेने की रेट जो है वो भी प्रभावित, और साथ ही साथ हमारी श्वास लेने की डेप्थ जो है वह भी प्रभावित होने वाली है। अब सिंपल आंसर कि अगर मैं श्वास अंदर लेना शुरू करता हूं, समझें, अगर श्वास लेना अंदर लेना शुरू करूं और उसी बीच में आकर हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर आकर उसे रोक दे, तो ऐसी स्थिति में मेरे ब्रीदिंग का डेप्थ बढ़ेगा कि कम होगा? तो सिंपल आंसर होगा कि ब्रीदिंग का डेप्थ जो है वो कम हो जाएगा, हम गहरी सांस नहीं ले पाएंगे, बीच में ही हमारा जो है वो स्टॉप हो जाता है। अब आती है बात कि ऐसा करने से क्या रेट भी प्रभावित होगी? तो जब हमारा ब्रीदिंग का ड्यूरेशन कम हो जाएगा तो उससे रेट पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। ओवरऑल 1 मिनट में लिए गए नंबर ऑफ ब्रीदिंग्स भी इससे प्रभावित होने वाले हैं। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर हमारे ब्रीदिंग के रेट को भी प्रभावित करता है, हमारे ब्रीदिंग के डेप्थ को भी प्रभावित करता है, और यह इंस्पिरेटरी सेंटर को एक्सेस काम करने से रोकता है, ज्यादा गहरी सांसें लेने से रोकता है। तो इसका मतलब एपन्यूस्टिक सेंटर तो इंस्पिरेटरी सेंटर को बढ़ावा देता है, जिससे डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग बढ़ता है, जबकि न्यूमोटैक्सिक सेंटर हमारे इंस्पिरेटरी सेंटर को इनहिबिट करता है, जिससे डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग जो है वो कम होता है। ये हमारे काम होते हैं पोन्स के अंदर पाए जाने वाले एसेसरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स का। क्लियर है सभी को? तो हमारा पोन्स के संदर्भ में इतनी जानकारी याद रखनी है। क्या क्या बातें ही पड़ी हैं। सबसे पहला, पोन्स से बनी संरचना है, इनर लेयर में ग्रे मैटर होता है, आउटर लेयर के अंदर व्हाइट मैटर होता है।
फिर हमने पढ़ा कि हमारे पॉन्स के अंदर एक विशेष सेंटर पाया जाता है जिसे हम पोंटाइन मैक्चुरेशन सेंटर बोलते हैं, जो कि शरीर में यूरिनेशन की प्रक्रिया को रेगुलेट करता है। देन हमने पढ़ा कि यह 4 क्रेनियल नर्व को ओरिजिनेशन देता है, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व। इसके बाद हमने पढ़ा कि यह ब्रेन स्टेम के अंदर भी पार्टिसिपेट करता है। और आखिरी पॉइंट हमने पढ़ा कि हमारे पॉन्स के अंदर कुछ एसेसरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स पाए जाते हैं, जो कि जो प्राइमरी वाले रेस्पिरेटरी सेंटर हैं उनके कामों में मदद करते हैं या उन्हें प्रभावित करते हैं, उसे हम एसेसरी रेस्पिरेटरी सेंटर बोलने वाले हैं। तो इसके साथ ही हमारे पॉन्स से संबंधित जानकारी पूरी हमने पढ़ी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं मेटेंसीफेलॉन के दूसरे ऑर्गन के बारे में, और दूसरे ऑर्गन का नाम है सेरिबेलम। तो ध्यान दें, सेरेब्रम हमने पढ़ा था फोर ब्रेन के अंदर, हम सेरिबेलम पढ़ रहे हैं हिंड ब्रेन के अंदर। हिंड ब्रेन के भी 2 टुकड़े अभी हमने डिवाइड किए थे, मेटेंसीफेलॉन एंड माइलेंसीफेलॉन। मेटेंसीफेलॉन में पॉन्स एंड सेरिबेलम आता है। पॉन्स हमने पढ़ा, हम सेरिबेलम के बारे में जिक्र करने वाले हैं। अब आती है, जैसा कि मैं शुरू में कह चुका हूं, हर एक हिस्सा मेनली न्यूरॉन्स से बना हुआ है। तो यहां सेरिबेलम के अंदर भी बहुत सारे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होने वाले हैं। यहां पर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट देखने को मिलने वाला है। अब ध्यान दें, यहां सेरिबेलम का पैटर्न याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट तथ्य यह है कि सेरिबेलम के अंदर वैसा ही न्यूरोलॉजिकल अरेंजमेंट देखने को मिलता है जैसा कि हमें सेरेब्रम के अंदर देखने को मिला था। ध्यान दे, कंफ्यूज ना हो, सेरेब्रम के अंदर जैसा ही अरेंजमेंट सेरिबेलम के अंदर भी होता है। तो याद करें, सेरेब्रम में कैसा अरेंजमेंट था। तो सेरेब्रम के अंदर अरेंजमेंट ये था कि इनर लेयर व्हाइट मैटर थी और आउटर लेयर जो है वह ग्रे मैटर थी। क्लियर? ऐसा अरेंजमेंट केवल सेरेब्रम में था। और उसके बाद अब सेरिबेलम के अंदर है, हमने जितने ऑर्गन पढ़े, चाहे वो मिड ब्रेन हो, चाहे वो पॉन्स हो, चाहे थैलेमस हाइपोथैलेमस हो, सबके अंदर इससे अरेंजमेंट था। मींस इनर ग्रे मैटर था और आउटर व्हाइट मैटर था। लेकिन सेरेब्रम में और सेरिबेलम में ऐसा सेम अरेंजमेंट देखने को मिलता है, इनर व्हाइट मैटर एंड आउटर ग्रे मैटर। अब आगे बढ़ते हैं। सेरिबेलम के अंदर एनाटॉमिकल संरचना देखी जाए तो इसके अंदर भी हेमिस्फेयर्स पाए जाते हैं, और टोटल हेमिस्फेयर होने वाले हैं 2 हेमिस्फेयर। कौन कौन से? एक तो हो गया राइट हेमिस्फेयर और दूसरा होता है लेफ्ट हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर के जिक्र हम सेरेब्रम में भी कर चुके थे, तो यहां हेमिस्फेयर से तात्पर्य यही है कि इस प्रकार का अरेंजमेंट देखने को मिलता है जिससे हमने हेमिस्फेयर का नाम दिया है। मींस पूरा एक संरचना के तौर पर न दिखते हुए ऐसा 2 डिवाइडेड पोर्शंस के अंदर दिखाई दे, उन्हें हम हेमिस्फेयर के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा पुराना पढ़ा हुआ रिकॉल करें। हमने मेनिंजेस जब पढ़ी थी तो तीनों लेयर्स के बारे में बात कही थी आपकी, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर। जब ड्यूरा मैटर का जिक्र किया तो उसके अंदर हमने कहा था कि ड्यूरा मैटर जो है पूरे ब्रेन के अंदर 3 अलग अलग संरचनाओं का निर्माण करती है। पहली होती है फाक्स सेरेब्राई, दूसरी फाक्स सेरिबेल्लाई और तीसरी होती है टेंटोरियम सेरिबेल्लाई। तो यहां पर हम जिक्र करने वाले हैं कि सेरिबेल्लाई नाम की जो संरचना होती है उसी ड्यूरा मैटर के फोल्ड ने हमारे सेरिबेलम को 2 टुकड़ों में डिवाइड किया है। मींस यहां फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर ने बीच में इस प्रकार की खांच बनाते हुए उसे हेमिस्फेयर्स में डिवाइड किया है। उसे एक पूरी कंटिन्यूअस संरचना न रहने देते हुए उसे इस प्रकार के खांच में डिवाइड किया है। तो इस डिवाइड करने वाली चीज कौन है? ये डिवाइड करने वाली चीज है ड्यूरा मैटर। इसी फोल्ड का हमने नाम रखा है फाक्स सेरिबेल्लाई। क्लियर? हमने ऐसा ही स्ट्रक्चर सेरेब्रम में भी पढ़ा था। सेरेब्रम को भी ऐसे ही 2 हेमिस्फेयर में बांटने वाली संरचना का नाम था फाक्स सेरेब्राई। याद करें, उसका नाम फाक्स सेरेब्राई था और सेरिबेलम को बांटने वाली ड्यूरा मैटर के फोल्ड का नाम होता है फाक्स सेरिबेल्लाई। तो अंतर पता रखें, वो फाक्स सेरेब्राई था, ये फाक्स सेरिबेल्लाई होता है। अब याद करें, अगर ड्यूरा मैटर के फोल्ड ने उसे बाहर से ऐसा 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड,
बनाया है तो क्या यह सेंटर पार्ट में दोनों जुड़े हुए हैं या दोनों अलग अलग हैं? देखने पर तो वह हेमिस्फेयर्स में डिवाइडेड, दो लोब्स में डिवाइडेड दिखता है, लेकिन यह बीच में सेंटर पार्ट से दोनों ही हिस्से कनेक्टेड होते हैं, दोनों ही हेमिस्फेयर। इस टफ्ट ऑफ न्यूरॉन को जुड़े रखने वाले बंडल ऑफ न्यूरॉन को हम वर्मिस के नाम से जानते हैं। तो नाम पता रखें इस टफ्ट ऑफ न्यूरॉन को, जो कि दोनों है, उस वर्मिस के नाम से जानते हैं। ऐसा ही टफ्ट ऑफ सेरेब्रम, जिसे हमने कॉर्पस कैलोसम का नाम दिया था। तो सेरेब्रम के दोनों और सेरिबेलम के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला टफ्ट ऑफ न्यूरॉन, उसे हम वर्मिस के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो यहां सेरिबेलम की बारे में आपको इतनी जानकारी पता रखनी है कि इसके अंदर दो हेमिस्फेयर होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। दो ही इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। पहला, उन्हें हेमिस्फेयर में बांटने वाला कौन है, और दूसरा, उसे बीच में जोड़े रखने वाला कौन है। तो बांटने वाला तो है फाक्स सेरिबेल्लाई, और बीच में से जोड़े रखने वाला होता है, उसे हम वर्मिस के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ें। सेरिबेलम की एनाटॉमिकल संरचना हमने डिस्कस की। अब हम बात करने वाले हैं कि सेरिबेलम का विशेष फंक्शन क्या होता है, यह कौन से महत्वपूर्ण काम शरीर में करने वाला है। फंक्शंस की बात करें तो पहला महत्वपूर्ण फंक्शन होता है दैट इज कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग मसल मूवमेंट। कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग मसल मूवमेंट, इसका मतलब समझें, जब भी हम शरीर में कोई भी गतिविधियां, कोई भी मस्कुलर मूवमेंट करवाते हैं, तो उस दौरान सेरिबेलम का रोल यह होता है कि सेरिबेलम उन मसल मूवमेंट के दौरान एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, एक प्रॉपर सामंजस्य रखे। यह काम होता है सेरिबेलम का। तो कैसे, वो ध्यान दें। अगर हम कोई भी शारीरिक करवाते हैं, मान लेते हैं कि हम चल रहे हैं या हम हाथों का ही कोई मूवमेंट करवा रहे हैं, जब भी मसल मूवमेंट होगा तो सेरिबेलम ये करेगा, हमारी एक्टिविटी को वो लड़खड़ाने से रोकेगा, उसे एक प्रॉपर वे में मूवमेंट करवाने में, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रखने में मदद करने वाला है। तो यहां पहला काम हो गया कि सेरिबेलम हमारे कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल मूवमेंट के लिए सहायक होता है। दूसरा महत्वपूर्ण काम होता है दैट इज मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस ऑफ द बॉडी। दूसरा, हम स्टैंडिंग पोस्चर में रह पाते हैं, हम खड़े रह पाते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, उस दौरान भी शरीर गिरता नहीं और एक वर्टिकल पोस्चर मेंटेन कर पाते हैं, बैलेंस रख पाते हैं। इसके लिए हमारा सेरिबेलम जो होता है, यह जिम्मेदार होता है, का काम होता है शरीर में एक प्रॉपर बैलेंस को बनाए रखना। अब बात करते हैं बैलेंस की। जब बात आती है तो एक अन्य तथ्य है कि बैलेंस को बनाए रखने के लिए सेरिबेलम अकेला ही जिम्मेदार नहीं होता है। इतना तो आपने भी सुना होगा कि शरीर के बैलेंस को बनाए रखने में हमारे ईयर्स का, हमारे कानों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो कानों का क्या महत्वपूर्ण योगदान है वो समझें। बैलेंस को बनाए रखने में सेरिबेलम तो अपनी मेजर भूमिका निभा ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमारे 8वें नंबर की जो क्रेनियल नर्व होती है, द 8th नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व, उसका महत्वपूर्ण योगदान, उसकी भी सहायता साथ में होती है। तो 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? दैट इज द वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। तो यहां वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व का भी योगदान बैलेंस बनाए रखने में होता है। अब वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व की भी दो ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी? एक होती है वेस्टिबुलर ब्रांच और एक होती है कॉक्लियर ब्रांच। ध्यान दें, 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व जो है, जिसे हम वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व कहते हैं, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व के भी दो ब्रांचेस हैं, एक वेस्टिबुलर ब्रांच और एक होती है कॉक्लियर ब्रांच। इन दोनों का रोल समझें। जो वेस्टिबुलर ब्रांच होती है, यह तो हमारे शरीर के बैलेंस बनाए रखने में हमारे सेरिबेलम की मदद करता है। जैसा पहले ही कह चुके हैं कि
का बैलेंस बनाए रखना, मेजर काम किसका है? सेरिबेलम का। उस काम को पूरा करने में 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व का जो वेस्टिबुलर वाला पोर्शन है वह उसकी मदद करता है, जबकि कॉक्लियर वाली होती है यह हमारे शरीर में हियरिंग के लिए जिम्मेदार होती है, यह हमारे सुनने के लिए जिम्मेदार होती है। तो कॉक्लियर ब्रांच तो आवाज को रिसीव करके सुनाई देने में मदद करती है, जबकि उस 8वें नंबर की नर्व की वेस्टिबुलर ब्रांच जो होती है वह बैलेंस बनाने में मदद करने वाली है। तो जब भी बात आए कि शरीर का बैलेंस क्यों बना हुआ है, उसके लिए किसका योगदान है, तो उसके लिए 2 ऑर्गन्स का योगदान है, पहला सेरिबेलम का और दूसरा 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व का। केवल एक ही आंसर करना हो कि मेनली रोल किसका है, तो मेनली रोल हमारे सेरिबेलम का होता है, ब्रेन का हिस्सा जो मेजर तौर पर बैलेंस के लिए जिम्मेदार है और साथ ही साथ 8वें नंबर की नर्व उसकी मदद करने के लिए जिम्मेदार है। इतना पता रखें, यहाँ सेरिबेलम के भी महत्वपूर्ण काम कोऑर्डिनेशन रखना और दूसरा बैलेंस रखना, तो इन दोनों फंक्शंस के बारे में पता रखें। अब आगे बढ़ते हैं। सेरिबेलम हमने पढ़ लिया, सेरिबेलम के साथ ही हमारा ब्रेन के अंदर जो एक पोर्शन था जिसे हमने, उसके अंतर्गत हमने दोनों ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। अब हम बात करने वाले हैं फेलोन के अंदर एक ही, तो यहां हम माइलेंसीफेलोन के अंतर्गत मींस हिंड ब्रेन के दूसरे हिस्से में जो ऑर्गन पाया जाता है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा का जिक्र करें, जैसा कि हम अन्य ऑर्गन्स के संदर्भ में भी पढ़ते आए हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा भी न्यूरॉन्स से मिलकर बनी हुई संरचना है। इस पैटर्न होता आउटर लेयर के अंतर्गत, तो यहां पर भी इनर लेयर के अंदर ग्रे मैटर होगा और आउटर लेयर के अंदर व्हाइट मैटर होगा। क्लियर? जैसा कि मैं पहले सेरेब जो पढ़ा इससे पहले के अंदर भी जिक्र कर चुका हूं कि इनर के अंदर व्हाइट होना और आउटर में ग्रे होना ऐसा केवल 2 ही जगहों पर हुआ था, पहला सेरेब्रम के अंदर और दूसरा सेरिबेलम के अंदर। बाकी सभी जितने ऑर्गन हम पढ़ते आए हैं सभी में इनर में ग्रे और आउटर के अंदर हमें व्हाइट मैटर देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ें, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अगले पॉइंट पर आते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा भी हमारे ब्रेन स्टेम के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला ऑर्गन है। जैसा कि हम कह चुके हैं कि ब्रेन स्टेम में 3 ऑर्गन थे, पहला मिड ब्रेन, दूसरा पॉन्स और तीसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो यहां मेडुला ऑब्लोंगेटा में भी याद रखें कि यह भी ब्रेन स्टेम के अंदर एक विशेष पार्टिसिपेशन देता है, विशेष महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। अब बात करते हैं कि ब्रेन स्टेम के अंदर, ब्रेन स्टेम मतलब तीनों ऑर्गन के अंदर कुछ कुछ न्यूरॉन्स मिलकर एक कंबाइंड तौर पर एक विशेष संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम RAS के नाम से जानते हैं। अब ब्रेन स्टेम में पाए जाने वाले कुछ न्यूरॉन्स मिलकर जो संरचना बनाते हैं उसे हम RAS के नाम से जानते हैं, और RAS का मतलब होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। RAS का मतलब है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, मीन्स हमारे ब्रेन स्टेम मीन्स के पॉन्स के आपस में करके तीनों मिलकर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का निर्माण करते हैं। और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो होता है यह किसी व्यक्ति को अवेक रखने के लिए, कॉन्शियस रखने के लिए जिम्मेदार होता है। मीन्स अगर हम कॉन्शियस हैं, हम अवेक हैं, स्टेम जो है ब्रेन स्टेम का महत्वपूर्ण हिस्सा वर्किंग में है, मीन्स काम कर रहा है। यह हम उन मरीजों में भी देख सकते हैं कि जब भी कोई हेड इंजरी का मरीज आता है, जब भी सिर में चोट लगने वाला मरीज आता है और वह डीप कोमा में चला जाता है, वह अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ब्रेन स्टेम के अंदर इंजरी हुई है जिससे व्यक्ति अवेक मीन्स कॉन्शियस नहीं आ रहा है और धीरे। तो यहां ब्रेन स्टेम के अंतर्गत पहला महत्वपूर्ण पॉइंट समझें कि यहां तीनों ऑर्गन के कुछ न्यूरॉन्स ने मिलकर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बनाया है जो कि व्यक्ति को अवेक रखने के लिए जिम्मेदार होता है। आगे बढ़ते हैं।
अब ब्रेन स्टेम के और अन्य महत्वपूर्ण फंक्शंस के बारे में जिक्र करें तो ब्रेन स्टेम बहुत ही के अंदर, क्योंकि यह एक मेजर काम को रेगुलेट करता है जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो हमारे जीवित रहने के लिए रेस्पिरेशन होना बहुत जरूरी है, और रेस्पिरेशन करवाने वाले सेंटर जो हैं वह मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर पाए जाते हैं। तो यहां इसके फंक्शंस का जिक्र करें तो इसके अंदर विभिन्न प्रकार के अलग अलग सेंटर्स पाए जाते हैं जो कि कुछ महत्वपूर्ण कामों को रेगुलेट करते हैं। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाए जाने वाले सेंटर्स का जिक्र करते हैं। सबसे पहला सेंटर तो होता है रेस्पिरेटरी सेंटर। क्लियर? अब आती है बात रेस्पिरेटरी सेंटर की, तो इतना तो याद ही होगा कि मेडुला ऑब्लोंगेटा वाले प्राइमरी मतलब मेन वाले हैं या फिर वाले हैं। तो आंसर होना चाहिए कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में है वो वाले सेंटर तो बिल्कुल प्राथमिक मींस प्राइमरी और मेन वाले सेंटर हैं, और जो पॉन्स के अंदर पड़े थे वो एसेसरी मतलब सहायक वाले सेंटर थे। तो मेन प्राइमरी सेंटर जो होते हैं वह मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में रेस्पिरेटरी सेंटर कितने होते हैं। तो दो है। इंस्पिरेटरी सेंटर और एक्सपिरेटरी सेंटर का काम यह होता है, इंस्पिरेटर है, वहीं एक्सपिरेटर जो है हमारे शरीर से श्वास बाहर छोड़ने के लिए एक्सपिरेशन करवाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहां पहला सेंटर हो गया रेस्पिरेटरी सेंटर। दूसरा महत्वपूर्ण सेंटर जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है दैट इज द कार्डियोवैस्कुलर सेंटर। दूसरे सेंटर पे ध्यान दें, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर मीन्स यह कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करने वाला सेंटर भी पाया जाता है। अब कार्डियोवैस्कुलर सेंटर कौन सा है, उसका क्या नाम है, उस पर ध्यान दें। कार्डियोवैस्कुलर सेंटर का नाम होता है वैसोमोटर सेंटर। जो कार्डियोवैस्कुलर जो मेडुला पाया जाता है उसे हम वैसोमोटर सेंटर के नाम से जानते हैं। अब वैसोमोटर सेंटर क्या करता है इसको समझने के लिए अगर इसके नाम पर ही ध्यान दिया जाए तो हम इसके फंक्शंस को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। अब यहां पर पहला शब्द तो लिखा है वैसो। वैसो का मतलब वेसल्स मीन्स यहां का जिक्र कर रहे हैं। दूसरा शब्द लिखा है मोटर। मोटर का मतलब होता है मूवमेंट, उनका कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां वैसोमोटर सेंटर जो होता है वह हमारे शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स के डायामीटर को रेगुलेट करता है। डायामीटर मतलब ब्लड वेसल्स कितनी कॉन्स्टेंट रहेंगी, कितनी डायलेटेड रहेंगी, ब्लड वेसल्स के डायामीटर को रेगुलेट करने वाला जो सेंटर होता है उसी को हम वैसोमोटर सेंटर के नाम से जानते हैं। अब मैं यहां एक तथ्य लिखता हूं और दिमाग में ऐसा क्यों है, मैं यहां पर लिखता हूं कि कार्डियोवैस्कुलर सेंटर जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाया जाता है यह ओवरऑल तौर पर किसी व्यक्ति के शरीर में ब्लड प्रेशर को। अब ये बताइए कि कार्डियोवैस्कुलर सेंटर जो कि काम तो ब्लड वेसल पर करता है वह ब्लड प्रेशर को कैसे अफेक्ट कर सकता है। तो सिंपल सा आंसर है, क्या ब्लड प्रेशर के अंदर ब्लड प्रेशर के बढ़ने या कम होने में क्या ब्लड वेसल्स का डायामीटर भी जिम्मेदार होता है? तो बिल्कुल जिम्मेदार होता है। वेसल्स का डायामीटर अगर परिवर्तित होगा तो उसका प्रभाव ब्लड प्रेशर पर भी पड़ने वाला है और ब्लड प्रेशर भी प्रभावित होने वाला है। कैसे, ध्यान दें। अगर कारणवश मान लेते हैं कि ब्लड वेसल्स का डायामीटर नॉर्मल न रहते हुए थोड़ा वाइड हो गया, मींस ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ब्लड वेसल्स अगर डायलेट हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। वहीं अगर मैं कहूं कि ब्लड वेसल्स हो जाने की स्थिति में ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, मींस हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में बैठा वैसोमोटर सेंटर ओवरऑल
को प्रभावित कर सकता है। सिंपल सा मतलब है कि अगर शरीर में खून की कमी पड़ जाए, अगर शरीर में ब्लड वॉल्यूम की कमी पड़ तो क्या ब्लड प्रेशर है कि अगर शरीर में ब्लड वॉल्यूम कम है तो बीपी अपने आप कम होगा। ऐसी स्थिति में तुरंत मेडुला ऑब्लोंगेटा का वैसोमोटर सेंटर एक्टिवेट होगा, वह वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देगा और ब्लड प्रेशर को इंप्रूव करवाने में थोड़ी मदद कर सकता है। तो इसका मतलब यह सेंटर जो होता है वह ब्लड प्रेशर को प्रभावित करने रखता है, इसलिए इसे हमने कार्डियोवैस्कुलर सेंटर कहा है, जिसे हम वैसोमोटर सेंटर के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन दोनों महत्वपूर्ण रेस्पिरेटरी कार्डियोवैस्कुलर सेंटर के अलावा हमारे रिफ्लेक्स सेंटर्स भी पाए जाते हैं। रिफ्लेक्स सेंटर्स से मतलब ये है, पहले तो रिफ्लेक्स सेंटर्स समझने के लिए रिफ्लेक्स का मतलब जब भी में के प्रति हमारा शरीर जो प्रतिक्रिया देता है, जो रिएक्शन देता है, उस पूरी गतिविधि को रिफ्लेक्स बोलते हैं। कोई एक्शन उसके बदले में रिएक्शन, और इस क्रम को हमने रिफ्लेक्स का नाम दिया है। तो हमारे शरीर में कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं या कुछ ऐसे रिफ्लेक्स हैं जिनको कंट्रोल करने वाले सेंटर हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा आते हैं। अब ऐसे कौन कौन से सेंटर हैं उस पर होता है कफिंग सेंटर, तीसरा होता है स्वेलोविंग सेंटर, और चौथा होता है वॉमिटिंग सेंटर। अब ध्यान दें, हमारे गेटा में 4 रिफ्लेक्स सेंटर्स हैं। 4 में पहला हमने लिखा है स्नीजिंग सेंटर। स्नीजिंग मतलब छींकना। जब भी कोई बाहरी स्टिमुलेंट, जब भी कोई वस्तु हमारे नेजल पैसेजेस में मींस एयरवे के अंदर घुसती है, माना कि मिट्टी के कण हैं या कोई तिनका है, जब भी हमारे नॉस्ट्रिल्स के अंदर घुसने लगता है, नाक में जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा में स्नीजिंग सेंटर रिएक्ट करता है और व्यक्ति को तुरंत छींक आने लगती है। वहीं दूसरे रिफ्लेक्स की बात करें तो दूसरा होता है कफिंग रिफ्लेक्स। अब कफिंग रिफ्लेक्स कब आता है? स्नीजिंग मतलब छींकना था, तो कफिंग मतलब खांसना है। तो यह कफिंग रिफ्लेक्स होता है, वो तब एक्टिवेट होगा जब कोई भी बाहरी वस्तु हमारे ट्रेकिया मतलब नाक में जाएगी तो छींक आती है, लोअर एयरवे में वस्तु जाने लगती है तो तुरंत मेडुला ऑब्लोंगेटा में बैठा और व्यक्ति को लग जाएगी। तीसरा हमने लिखा है स्वेलोविंग सेंटर। स्वेलोविंग मतलब निगलना। निगलना भी एक जटिल प्रक्रिया, एक जटिल रिफ्लेक्स एक्टिविटी का नाम है। रिफ्लेक्स एक्टिविटी इसलिए क्योंकि जब भी हमारे ओरल कैविटी के अंदर कोई लिक्विड या फूड पार्टिकल्स बनते हैं तो हम तुरंत एक सिस्टमेटिक मूवमेंट करवाते हैं, जिसके अंतर्गत हम टंग का मूवमेंट करवाकर खाने को पीछे धकेलते हैं। उसके बाद हमारे गले में फेरिंग्स का मूवमेंट होता है। उसके बाद खाना आगे बढ़कर हमारे एपिग्लोटिस का मूवमेंट होता है। एपिग्लोटिस जो कि तुरंत ट्रेकिया को बंद कर देगा और उस खाने को स्मूथली हमारे ईसोफेगस में जाने देगा। इस पूरी जटिल प्रक्रिया को मीन्स टंग का पीछे खाने को धकेलना, फेरिंग्स का खाने को आगे भेजना, एपिग्लोटिस का ट्रेकिया को बंद करना, इस पूरे सिस्टमेटिक प्रक्रिया को हमने निगलने का नाम दिया है। और निगलने के काम को रेगुलेट करने वाला सेंटर हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाया जाता है। अब एक सिंपल तथ्य, अगर हमारे पास सेंटर नहीं होता या एक प्रॉपर तरीके से निगलने वाला सेंटर नहीं होता तो नुकसान ये होने वाला था कि जब भी हम खाने आगे गले में ट्रेकिया में जा सकता था। अगर हम स्वेलोविंग रिफ्लेक्स का इस्तेमाल नहीं करें तो खाना हमारे ट्रेकिया में जा सकता है, जिससे एस्पिरेशन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए एक सिस्टमेटिक वे में खाने का ओरल कैविटी से स्टमक तक जाने की घटना को हमने स्वेलोविंग प्रक्रिया कहा है और इसका सेंटर
होता है वह मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाया जाता है। अब बात करेंगे वॉमिटिंग सेंटर के बारे में। तो वॉमिटिंग सेंटर जो होता है इसी को हम CTZ सेंटर के नाम से भी जानते हैं। CTZ का मतलब समझें, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। यहां पर CTZ का मतलब होता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, जो कि किसी भी अनइवन सिचुएशन के दौरान एक्टिवेट होता है और व्यक्ति में वॉमिटिंग करवाने के लिए जिम्मेदार होता है। अब यह कब एक्टिवेट होगा उसके बारे में समझे। जो वॉमिटिंग सेंटर है वह कुछ विशेष परिस्थितियों में एक्टिवेट हो सकता है, जिसके कुछ एग्जाम्पल समझें। पहली परिस्थिति तो यह है, अगर किसी भी कारणवश आपके खोपड़ी के अंदर का दबाव, आपकी क्रेनियल कैविटी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब बढ़ता है तब मेडुला पड़ेगा, जिससे वॉमिटिंग सेंटर पर भी दबाव पड़ेगा, जिससे वॉमिटिंग इंड्यूस होने की संभावना है। एग्जाम्पल, जब भी किसी बच्चे में हाइड्रोसेफेलस होता है, ध्यान दें, हाइड्रोसेफेलस सुना होगा सभी, खोपड़ी के अंदर का दबाव बढ़ जाना जिससे बढ़ता है। तो उन सभी हाइड्रोसेफेलस वाले बच्चों के अंदर जब भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है उनके अंदर वॉमिटिंग देखने को मिलती है। तो उसका रीजन क्या रहा है? उसका रीजन यह है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ते ही मेडुला ऑब्लोंगेटा के इस सेंटर पर भी दबाव पड़ता है, जिससे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर? इसके अलावा वॉमिटिंग सेंटर ऐसा नहीं है कि केवल और केवल इंट्रा पर ही एक्टिवेट हो, कुछ अन्य परिस्थितियों में भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी ऐसी जगह से गुजर रहे हैं जहां पर एक्सेसिव बहुत ज्यादा कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, बहुत गंदी जगह है जहां से आप अगर गुजर रहे हैं, सामने बहुत खराब वस्तु हैं, एक अनइवन सरफेसेस हैं, उनको देखकर या फिर कई बार बहुत गंदी बदबू अगर किसी लोकेशन पर आ रही है, आप अगर वहां पर हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको वॉमिटिंग इंड्यूस होती है। मीन्स वॉमिटिंग सेंटर पड़ने पर ही एक्टिवेट हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपको एबनॉर्मल सी गंध महसूस हो रही है या एक खराब सा इमेज आपको सामने दिख रहा है, ऐसी स्थिति में भी आपको वॉमिटिंग इंड्यूस होने के चांसेस हो सकते हैं। जिसका सिंपल एग्जांपल, कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने अगर कोई व्यक्ति वॉमिटिंग करता है तो उसके जो गंदी एनवायरमेंट आपको भी तुरंत इंड्यूस हो जाती है, जो कि वॉमिटिंग सेंटर के उन परिस्थितियों में एक्टिवेट होने की वजह से होता है। तो वॉमिटिंग सेंटर सिचुएशन को देखकर भी एक्टिवेट हो सकता है, दबाव की वजह से भी एक्टिवेट हो सकता है। तो ये था हमारा चौथे सेंटर के बारे में। रखें कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर पाए जाते हैं। पहला स्नीजिंग, हमने कुल मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाए जाने वाले सेंटर्स में 3 अलग अलग सेंटर्स पढ़े। सेंटर, दूसरा कार्डियोवैस्कुलर सेंटर और तीसरा विभिन्न प्रकार के रिफ्लेक्सेस का सेंटर जो मेडुला पाया जाता है। तो इसके साथ ही हमारी मेडुला ऑब्लोंगेटा से संबंधित जानकारी क्लियर हो गई है। अब ध्यान दें, मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ ही हमारी ब्रेन की एनाटॉमी भी पूरी हो चुकी है। ब्रेन की एनाटॉमी कैसे? हमने ब्रेन को शुरू में 3 टुकड़ों में बांटा था। पहला फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के सभी टुकड़े हमने पढ़े, सेरेब्रम, बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, उन सब के बारे में हमने पढ़ा। देन हमने मिड ब्रेन के बारे में पढ़ा। देन हमने हिंड ब्रेन के अंदर 3 ऑर्गन, पॉन्स, सेरिबेलम, ऑब्लोंगेटा, इन तीनों के बारे में पढ़ा। तो इसके साथ ही हमारी ब्रेन की पूरी एनाटॉमी के बारे में हमने डिस्कशन किया। अब आगे हम अगले ऑर्गन की एनाटॉमी पढ़ें, मींस स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी पढ़ें। उससे पहले आप ध्यान रखें कि हमारे ब्रेन जो है ब्लड सप्लाई कहां से मिलती है। अगर ब्रेन की ब्लड सप्लाई के बारे में बात करें, ब्लड सप्लाई जो है कुछ आर्टरीज के कॉम्बिनेशन के द्वारा, कुछ आर्टरीज के मिले जुले सप्लाई के द्वारा प्राप्त होती है। अब वो आर्टरीज कौन कौन सी हैं? अब आर्टरीज में आती हैं टोटल 4 आर्टरीज के द्वारा ब्रेन को ब्लड सप्लाई मिलती हैं। 4 आर्टरीज कौन सी हैं वो ध्यान दें। पहला तो होता है राइट एंड लेफ्ट
इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। पहला तो हमने लिखा राइट एंड लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और दूसरा होता है राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरीज। वर्टिब्रल आर्टरी, तो यहां आपको हमने शुरू में लिखे थे कि टोटल 4 आर्टरीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो यहां 4 आर्टरीज आपको समझ में आ रही होंगी। 2 आर्टरी तो ये हो गई, एक तो राइट और लेफ्ट आर्टरी, और दूसरा एक राइट और एक लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरीज। इन टोटल 4 आर्टरीज के मिलने से या इन 4 आर्टरीज की अलग अलग ब्रांचेस के द्वारा कुल मिलाकर सप्लाई प्राप्त होने वाली है। अब ध्यान दें एक और इंपॉर्टेंट तथ्य, ये चारों मेजर आर्टरीज जो हैं यह ब्रेन के अंदर एंटर करती है, मींस यहां गर्दन से होते हुए ऊपर ब्रेन की तरफ जा रही हैं। ये चारों आर्टरीज जब एंटर के बेस के पास जाकर मींस आपस में छोटी छोटी के द्वारा यह जुड़ जाती है, और इनके जुड़ने से बेस ऑफ द पर एक पूरा सर्कल बन जाता है, जिसे हम सर्कल ऑफ, तो यहां ध्यान दें सर्कल ऑफ विलिस। इसका मतलब यह है कि जब ये 4 आर्टरीज हमारे ब्रेन में एंटर करती हैं तो बेस ऑफ द ब्रेन पर जाकर यह छोटी छोटी ब्रांचेस के द्वारा आपस में जुड़ जाती हैं, और इन सभी छोटी छोटी ब्रांचेस के जुड़ने से एक सर्कल होता है बनेगा, और इस सर्कल का हमने नाम रखा है सर्कल विलिस। यह सर्कल किन वस्तुओं का है? यह सर्कल छोटी छोटी आर्टरीज के मिलने से बना है। ये छोटी छोटी आर्टरीज किसकी ब्रांचेस थी? यह छोटी छोटी आर्टरीज इन दोनों आर्टरीज राइट एंड लेफ्ट, टोटल इन 4 आर्टरीज की छोटी छोटी ब्रांचेस थी, तो उन सभी को मिलाकर हम सर्कल ऑफ विलिस के नाम से जानते हैं। तो कई सारे एग्जामों में सवाल आ चुका है कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई किन आर्टरीज से मिलती है, तो आपको सीधे इन आर्टरीज का नाम न पूछकर कई बार ऑप्शन में सीधा दिया हो कि सर्कल ऑफ विलिस, तो आप आंसर करेंगे कि सर्कल विलिस के द्वारा ब्रेन को ब्लड सप्लाई मिलने वाली है। सर्कल ऑफ विलिस क्या है? इन 4 आर्टरीज के आपस में जुड़ जाने से जो सर्कल बनता है उसी को हम सर्कल ऑफ विलिस के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। ब्रेन जो होता है हमारे टोटल ब्लड सप्लाई का लगभग 15% हिस्सा, मीन्स अगर आप टोटल कार्डियक आउटपुट को देखें तो टोटल कार्डियक आउटपुट का लगभग 15% हिस्सा जो होता है वह हर मिनट में हमारे ब्रेन के पास पहुंचता है, और ये 15% हिस्सा होता है लगभग 750 ml पर मिनट। ध्यान दें कार्डियक आउटपुट का 15% लिखा है, तो सिंपली पता होना चाहिए कि एक सामान्य एडल्ट व्यक्ति का कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 5000 ml। तो 5000 ml हमारा टोटल आउटपुट है, जिसके अंदर लगभग 15% जो होता है वह ब्रेन को सप्लाई मिलता है, मीन्स लगभग 750 ml पर मिनट करता है। तो ब्रेन की ब्लड सप्लाई पता रखें, 4 आर्टरीज के नाम, आर्टरीज के मिलने से बनने वाला सर्कल, और इसके अलावा परसेंटेज ऑफ सप्लाई जो कि हमारा ब्रेन प्रति मिनट रिसीव करता है वह 15% होता है। क्लियर? तो इसके साथ ही हमारी ब्रेन की एनाटॉमी पूरी हो। आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम की एनाटॉमिकल पढ़ने वाले हैं। क्लियर? ओके, धन्यवाद।